कनाडा इंडिया के बीच जो तनाव है, इसका ये वाला लो लेवल हमने पहले नहीं देखा था। 10 रोज से ये ख़बरें जो हैं कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप के बिगड़ते हुए हालात के हवाले से इंडिया के टीवी चैनल्स भी डिस्कस कर रहे हैं, कनाडा में भी हो रहे हैं और वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। भारत जिस पे अगर कभी किसी ने दोषी होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो पाकिस्तान की तरफ से रहा, और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात भारत के लगते थे, वो वी कैन अंडरस्टैंड इट। मगर कनाडा इंडिया के साथ इस तरह की बात होगी या इंडिया की किसी भी देश के साथ इस तरह की बात होगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। अब इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इल्ज़ामात तो लगा बैठे हैं, अभी तक वो किसी किस्म का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं दे सके। यही बात भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने अभी अमेरिका में कही रिसेंटली। उन्होंने कहा हमारे पास तो किसी किस्म का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं पहुंचा। अब कनाडा में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, और ये मालूम नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो भारत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा बैठे हैं उससे भागेंगे या क्या करेंगे, या कोई एविडेंसेस लेकर आएंगे। ये अपनी जगह पे है, मगर ये जो हॉट पॉट है वो अब गर्म ही रहेगा कुछ अर्सा तक। और भारत इसके बारे में कैसे देखता है और कनाडा में क्या हो रहा है, इस हवाले से हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसाइट लेना चाहेंगे। मैं स्वागत करता हूं धीरज शर्मा जी का। सर, ये बताइए कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने अभी कल ही बोला है, अमेरिका में एक अहम उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमें तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला। भारत में, भारत की सरकार के लेवल पे, मीडिया के लेवल पे, पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे आप इस सारी गूंज को कैसे सुन रहे हैं? देखिए जी, ये क्लासिक केस ऑफ जहां तक हमें दिखाई पड़ रहा है, और भारत में जैसे लोगों को अगर कॉमन आदमी से बात करें या टीवी चैनल्स को देखें तो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। जस्टिन ट्रूडो भारत के लोगों के विचार में उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये एक जुआ खेल दिया है, और उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन एक अपने लेवल पे कि वो कितना कंसर्न है अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कैनेडियंस, उसके ऊपर उन्होंने एक नया मुद्दा, इसको हम ना एजेंडा सेटिंग थियरी कहते हैं। एजेंडा सेटिंग ऐसा होता है जी कि देश में 50 इश्यूज होते हैं, बट इलेक्शन जो है वो सिमट कर 2 या 3 मेन मुद्दों के ऊपर, बिकॉज ह्यूमन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, you have limited cognitive resources and limited cognitive faculties. To expand cognitive resources आपको limited चीजें चाहिए। जैसे कि आपको अगर लैपटॉप भी खरीदना है तो आप उसकी पूरी इंजीनियरिंग के पीछे नहीं जाते, आप उसके 3-4 डायमेंशंस के ऊपर कि वो कितनी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, कितनी उसकी मेमोरी है और कितना उसका वेट है, ऐसे 2-4-5 फीचर्स के ऊपर आप लैपटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह पॉलिटिकल इलेक्शंस में भी सिलेक्शन ऐसे ही होता है। जो मुझे लगता है, जो भारत में जो चर्चा चल रही है, फिर मैं अपना ओपिनियन अलग से दे दूंगा। भारत में चर्चा ये चल रही है कि ये एक एजेंडा सेट कर रहे हैं वो अगले इलेक्शन का, वो हाईली अनपॉपुलर हैं, अपने देश में उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उनको धाराशाही कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रैक्शन। बट मेरा एक एक स्ट्रैटेजिक व्यू ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वेंचर है टू सीज इंडिया, टू साइज इंडिया और कट इंडिया टू इट्स साइज, कि इंडिया को कंट्रोल और कंटेन करने का। मैंने अभी 7-8 दिन पहले आपसे, आपके ही जरिए लोगों को ये बताया था, ये इंटरनेशनल न्यूज आने से पहले हम लोगों ने इसके ऊपर तबसरा कर दिया था कि कनाडा कुड नॉट हैव डन दिस विदाउट यूएस सपोर्ट। और आज 5-6 दिनों से ये बात चल रही है कि कनाडा को ये इंटेलिजेंस जिसके ऊपर वो बेस कर रहे हैं ये सारी थियरी, ये सारे एलिगेशंस आर प्रोवाइडेड बाय यूएस। तो मामला ये है जी कि द वेस्ट would like to have a counter for China, and they would like to have a controlled counter for China. You see,
चाइना की भी जो प्रगति हुई है, चाइना की जो प्रोग्रेस हुई है, वो वेस्ट की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हुई। ये दुनिया जानती नहीं है। चाइना की अगर आप इकोनॉमी को देखें, 40 साल पहले वहां पर गुर्बत थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, गुर्बत थी। अमेरिकन कंपनीज ने आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग करके वहां पर जॉब क्रिएशन की, वहां बड़े बड़े कारोबार पैदा हुए, बड़े बड़े कारोबार पैदा हुए, उससे पैसा आया। पैसा उन्होंने मैनेज अच्छे से किया, ये बात चाइनीज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिससे मतलब कि अगर हम देखें कि अपना इंटेलिजेंस, अपना स्पेस में, सैटेलाइट्स में, अपना रोड नेटवर्क, अपनी डिफेंस नेटवर्क उन्होंने बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश कर लिया, जिससे कि आज चाइना उन्हीं के पैसों से और उन्हीं के बिजनेस से एक उभर के आया है, एक पावरफुल देश। तो अब उसको काउंटर करना है। अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका चाइना के साथ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वेस्ट कैन नॉट अफोर्ड अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना, सो दे हैव टू हैव एन इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। लाइक, कैन यूरोप हैव अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद रशिया? They do not want to have a direct confrontation with Russia. They only want to have an indirect confrontation. वो indirect confrontation यूक्रेन के थ्रू हो रही है। यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड अमेरिका से मिल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और बाकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में से, मतलब कनाडा से पैसा तो मिल ही रहा है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो चला रहे हैं, वो तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, परंतु उनको सपोर्ट तो यहीं से आ रही है। सो ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एज अ पर्सन हु स्टडीज दीज, जो स्ट्रेटजी का एक स्टूडेंट है, पढ़ाता हूं स्ट्रेटजी में, ये एक स्ट्रेटेजिक एक स्टाइल है, इसको हम नेगेट नहीं कर सकते। तो दो व्यूज हैं। भारत में इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की तरह देखा जा रहा है। आम आदमी इसको देख रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक गेन्स को भुनाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। बट द स्ट्रेटेजिक व्यू, व्हिच आई एम श्योर पीपल हु आर इन द पोजीशंस ऑफ इंपॉर्टेंस वुड आल्सो नो, कि ये एक गेम प्लान के तहत एक अच्छे से इसको सेटल नहीं होने दिया जा रहा। अदरवाइज दिस मैटर कुड बी सेटल्ड। आई मीन, ऐसी क्या बात है? कुड टू प्राइम मिनिस्टर्स नॉट पिक अप द फोन विद ईच अदर एंड सेटल दिस मैटर? एंड इतना आप इसको देखिए, टिपिकल तरीका कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसके ऊपर तबसरा कर रहा है, जबकि उसके ऊपर कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं। इवन टुडे, आज भी अगर आप वहां पर देखें तो वहां पर कोई केस भी दर्ज नहीं है। कोई सस्पेक्ट्स हैं उनके पास? डू दे हैव एनी लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स? डू दे हैव एनी कोई उनका, अगर हम वो देखें कि जिसे हम कहते हैं कि एक ट्रेडिशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई सस्पेक्ट हो, कोई उसका मर्डर वेपन हो, कोई उसके ऊपर, यहां तक कि मतलब इन्होंने तो ऐसी बड़ी हदें पार कर दी हैं कि जब सऊदी अरेबिया के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने जमाल खशोगी को असैसिनेट किया है, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया था बाकायदा कि वो जमाल खशोगी जो है वो उनकी एम्बेसी में एंटर हुआ है और उसके बाद वो बाहर नहीं आया। उसके बाद कुछ लोग आए हैं, सूटकेस लेके आए हैं, एक पूरा वीडियो दिखाया गया था बिफोर एलिगेशंस वर मेड। भारत के ऊपर तो मतलब जस्ट बिकॉज इंडिया इज नॉट एज रिच अ कंट्री एज सऊदी अरेबिया डज नॉट इवन डिजर्व अ वीडियो। कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने खड़े होकर इल्जाम लगा दिया। दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्डेसेंडिंग अप्रोच दैट द वेस्ट हैज टेकन ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। देखिए, आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को यूँ लगता है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड इस्तेमाल कर रही है इंडिया को दबाने के लिए, एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, और इस पे इंडियन मीडिया बात भी कर रहा है, ख़ास तौर पर जो यूएस की जो एक तरह से दी गई इंटेलिजेंस है उस पे कनाडा भी वही कह रहा है और यूएस भी कह रहा है कि हमने दी थी इंटेलिजेंस। फाइव आइज का भी नाम आ रहा है, उस पर भी आगे चल के आपसे बातचीत करेंगे। तो ये जो इतना बड़ा गेम प्लान भारत में बैठ के आप जैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझ रहे हैं, तो क्या आपको यूँ नहीं लगता कि ये प्लान तो कहीं और से भी आ सकता था, मगर जस्टिन ट्रूडो का चूँकि ट्रेडिशनली इंडिया के ख़िलाफ़ एक स्टैंस रहा सालों से, तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो को वेस्ट इस्तेमाल कर रहा है? क्या आप ये समझते हैं? देखिए जी, there is nothing to lose. This is also not just political opportunism on his part, as people would suspect. ये
लार्जर सिनारियो में भी जो जिसे हम कहा जाता है कि एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब एक खालिस्तान का इशू एक बनाया गया या बन रहा है, उसको एक ऑलरेडी ऑनगोइंग चीज है, एक नेचुरली कोई चीज उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसमें एक खालिस्तानी बंदे का असैसिनेशन हो जाता है, ये चीजें प्रेजेंट हो रही हैं अपने आप। उसमें बेस्ट इफ आई वाज थिंकिंग लाइक यूएस, तो आप ये देखिए कि ट्रूडो साहब के तो स्टेक्स ही नहीं है। आज मान लीजिए मिस्टर ट्रूडो एम्बैरेसेस हिमसेल्फ, वो कहेगा कि यूएस को कि आपने मुझे इंट प्रोवाइड किया था और वो इंट तो कुछ है ही नहीं, वो तो क्रेडिबल ही नहीं है। तो यूएस डज नॉट हैव टू आंसर टू ट्रूडो बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन अनदर 12 मंथ्स। ठीक है ना? सो यू आर, अगर ये कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इनका कोई टर्म रहता होता या इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कोई मतलब पॉसिबिलिटीज होती टू रिमेन, तो ईदर वे द वेस्ट विल विन, क्योंकि that is why I think Mr. Trudeau was chosen, because at the present point in time North America में है, उनकी strategic alliance है US के साथ, और they are all in the business of sharing of intelligence, and this is a person who is highly unpopular in his own country and probably is willing to engage in such sort of distraction. तो ये naturally presenting situation है जिसका के एडवांटेज लिया जा रहा है, which is fine, और वो खुद भी, I mean just imagine, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अब उनसे इतनी दलीलें दी जा चुकी हैं कि काइंडली गिव सम इंटेलिजेंस, काइंडली, उनके जो अपने ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भैया कुछ तो एविडेंस दे दो, वो नहीं दे पा रहे। अगर होगा तो वो दे देंगे। आप ये देखें कि जो वो वहां के प्रीमियर हैं ब्रिटिश कोलंबिया, जो ब्रिटिश कोलंबिया एक कनाडा में राज्य है, उसके अंडर एक सिटी है वैनकूवर जहां पर ये मर्डर हुआ है। उस राज्य के मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट प्रीमियर बोलते हैं कनाडा में, आप तो जानते ही हैं। जी जी। प्रीमियर जो है, जो कि उस स्टेट का कर्ता धर्ता है, उसने अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में आके बोला कि मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं दी है, मैं इस स्टेट का मुख्यमंत्री के बराबर का, मतलब मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रीमियर हूं इस स्टेट का, आई डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस बियॉन्ड व्हाट आई कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट, कि मैं इंटरनेट के ऊपर जो फ्री सर्च में जो मटेरियल अवेलेबल है, और उसने यहां तक बोल दिया कि जो हेड ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो भी आके उनसे मिल चुका है, फिर भी कोई इंटेलिजेंस। अब इससे बड़ा धोखा, आप चलिए इंडिया के साथ इंटेलिजेंस नहीं शेयर करना चाहते, आप अपने मुख्यमंत्री के साथ तो कर दीजिए जिसकी स्टेट में ये कार्रवाई हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, जो जहां तक मुझे पता है कनाडा के बारे में मैं वाकिफ हूं, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम तो स्टेट डील करेगी, वो तो स्टेट पुलिस का काम है। स्टेट पुलिस, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस करेगी, अनलेस इट इज अ फेडरल क्राइम। इन दिस केस इट इज नॉट अ फेडरल क्राइम। इसमें तो, और यहां तक प्रीमियर ने कह दिया है कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इसके ऊपर एक्ट जो है उसमें तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंटेलिजेंस को इतना दबा के रखता है कि एक्ट को चेंज करे ना कि वो खुद भी इंटेलिजेंस ले पाए। So you can very well imagine the opaqueness with which this entire matter is being handled. जी देखिए, एक तरफ तो ये बात भी आप कर रहे हैं और भारत की तरफ से भी हम ये बात सुन रहे हैं कि ये यूँ लगता है कि वेस्ट का एक तरह से मास्टर प्लान है, ख़ास तौर पर यूएस का। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यूएस की बहुत साझेदारी भारत के साथ बनी, और प्रेसिडेंट बाइडेन शायद अपने तौर पर कोई पर्सनल ऐसा डिसीजन ना तो लेते नज़र आते हैं, ना सोचते नज़र आते हैं अपरेंटली, जो हमें लगता है। लेकिन ये भी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की अपनी हैसियत भी अमेरिका में कोई बहुत मजबूत लीडर की नहीं है। तो क्या आपको लगता है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से हट के कुछ ऐसी फोर्सेस हो सकती हैं जो एक्सट्रीम लेफ़्ट की फोर्सेस हैं, जो सोशल मीडिया को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडिंग करती हैं, कंट्रोल करती हैं, वो चाहती हैं कि भारत और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राज में उनके राज को चैलेंज किया जाए, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कई सालों से प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई इंटरनेशनल गेम प्लान चलता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की स्टेट से हट के
कोई बड़े एलिमेंट्स हैं अमेरिका में जो ये गेम प्ले कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के जाने बगैर उनको यूज कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है जी। देखिए, अंडर द वेक ऑफ टेररिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन पीपल, 2007 में ना अमेरिका ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। इसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म जो है इज अबाउट इंटेलिजेंस कलेक्शन। 2007 के बाद उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकन सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वो उनकी सर्वेलेंस कर सकते हैं। प्रिज्म के अंडर वो इंटरनेट डेटा ले सकते हैं। प्रिज्म के अंडर वो जो इंटरनेट ऑपरेटिंग कंपनीज है उनसे डेटा ले सकते हैं। तो यूएस का एक स्ट्रेटेजिक प्लान तो रहता ही है टू वॉच ओवर द वर्ल्ड के दुनिया में क्या चल रहा है। और एज सच दुनिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। दे आर ऑल फॉर प्रॉफिट बाय द वे। वो कोई ऐसे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। वो चाहे गूगल हो, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप पे क्या कॉलिंग ट्रेस नहीं हो सकती? अगर अमेरिका चाहे सब कुछ हो सकता है। सो उनका एक 2007 से ये प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका अंडर प्रिज्म जो है, मैंने आपको बताया कि प्रिज्म इज समथिंग व्हिच दे स्टार्टेड इन 2007 एंड और उसके अंडर उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस को पकड़ना शुरू किया। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट इंटेलिजेंस को उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। बिकॉज उनको पता लग गया था कि कुछ ही सालों में, अब आप देखिए 16-17 सालों में इंटरनेट के बिना दुनिया के कुछ होने ही नहीं वाला। एवरीबॉडी विल बी सो डिपेंडेंट ऑन दी। तो इसमें ना इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें चलती हैं। मैं इसका आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। 2008 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था वेयर पीपल फ्रॉम द एनएसए's ऑफिस ऑफ यूएस probably developed a plan, probably because I cannot confirm this. They went to Libya and entered into a partnership with the Libyan government. आप सोचिए, मुअम्मर गद्दाफी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया कि हम तुम्हारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की पार्टनरशिप करते हैं टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट योर पॉलिटिकल एडवर्सरीज। कि तुम्हारे यहाँ पे जो डिसिडेंट्स हैं, जो तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं, जो तुम्हारे खिलाफी हैं, हम उनके ऊपर तुम्हें हिंट देंगे, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। गद्दाफी साहब ने उनके साथ एग्री कर लिया कि हाँ जी चलो जी, आप हमारे रिसोर्सेज यूज करें, लेट्स डू शेयरिंग एंड लेट्स कोऑपरेट। उस कोऑपरेशन का अंत क्या निकला? 2 साल में गद्दाफी साहब को पब्लिकली उनको मार के, पब्लिकली उनके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मार के जूते उनको पब्लिकली उनको लिंच किया गया। सो ये डिसेप्टिव पार्टनरशिप्स, डिसेप्शन is an important part of intelligence and it is very very important part of what you do. आप एक तरफ कुछ दिखा रहे हैं, एक तरफ कुछ कर रहे हैं। So this is not something atypical. अगर आप यूएस यूके रिलेशनशिप्स को स्टडी कर लो, उसमें भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप यूएस कनाडा रिलेशनशिप्स को पढ़ लो, so United States as the world power, as the power which is dominating the world affairs today, they find it that it is in their best interest for their country कि वो इन चीजों के ऊपर काबू रखें। और उन्होंने ये प्रोग्राम जो लॉन्च किए हुए हैं उसके तहत इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल और वो आगे इसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको अभी एग्जाम्पलीफाई कर ही दिया है कि इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, पार्टनरशिप, रिवोकिंग पार्टनरशिप इज कॉमन प्रैक्टिस। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। आपके साथ आज पार्टनरशिप कर लेंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग, फिर वो इंटेलिजेंस आप ही के खिलाफ यूज हो सकती है। तो इसीलिए ये जो चल रहा है वहां पे एक डीप स्टेट है। ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रेसिडेंट आते रहते हैं, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं। डीप स्टेट में बहुत सारे लोग हैं वहां पर भी, यूरोप में भी, जिनकी लीनिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो सकती है। स्ट्रांग एमर्जिंग इंडिया, strong, resilient, neutral India may not be tolerable to many people. They would like still to have a subservient, domesticated, servile India. It's okay. I mean, it's part of their game plan. What should be part of our game plan is to have the energy, strength, and resources to counter this. I mean, ये जरूरी थोड़ी है जो वो चाहते हैं वो हो जाए। So आज वहां पर जो डीप स्टेट इस पे काम कर रही होगी, उनका शायद एक वन ऑफ द प्लान्स कुड बी दिस, बट इंडिया आल्सो हैज टू हैव। इसलिए तो
दीज आर गेम थ्योरेटिक सिनारियोस। इसको सिनारियो प्लानिंग की जाती है, इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं कि वॉर गेम्स किए जाते हैं, इसके ऊपर एक प्लानिंग की जाती है, इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक गेम प्लान्स बनाए जाते हैं कि वो ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। बट आई एम नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट here as a person who analyzes these things कि वो जिस लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, वो जिस लेवल पे गेम प्लान्स कर रहे हैं, आई डोंट नो वेदर वी आर डूइंग इट एट दैट लेवल और नॉट। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, आपने कहा कि जिस लेवल पे वेस्ट में स्ट्रेटेजिक प्लान चलते हैं, उस लेवल पे आपके इल्म में नहीं है कि भारत में ऐसे कोई प्लान होते हैं। हम यहाँ कनाडा में बैठ के अगर देखें, एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं देखूँ, तो मुझे उस लेवल के प्लान नज़र नहीं आते। अब इशू ये है कि भारत ख़ुद तो एक बड़े लेवल पे आ गया, एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर उभर चुका है, मगर क्या उस प्लेयर ने ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं नरेशन की वर्ल्ड में या आईटी की वर्ल्ड में, जो कि भारत आईटी में बहुत आगे है, मगर क्या उन्होंने कोई ऐसे इंटरनेशनल टूल्स डेवलप किए हैं कि वो काउंटर कर सकें, जैसा हम देखते हैं चाइना की सूरत में उन्होंने काफ़ी हद तक डेवलप किए हुए हैं। तो इस सिलसिले में आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए एटलीस्ट भारत को पीसफुली, जो कि भारत ने हमेशा हर काम पीसफुली किए हैं, कैसे इसको अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे एनर्जी के सेक्टर में, जैसे नरेशन के सेक्टर में, क्या कुछ करना चाहिए अगर नहीं कुछ किया हुआ तो? मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत कम किया है। सबसे पहले देखिए, इंफॉर्मेशन इज पावर। आपके व्यूअर्स से मैं एक सवाल पूछूं तो वो अपने मन में इसका जवाब देना चाहें कि रशिया और यूक्रेन में से आज लड़ाई कौन जीत रहा है, इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा? आम जनता इसके बारे में कैसे डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी जो उनको कन्वे किया जाएगा। अब कन्वे करने के कौन से तरीके हैं? कन्वे करने के तरीके हैं सबसे पहले इंटरनेट, उसके ऊपर ट्वीट्स, रीट्वीट्स, स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स, ऑल द इंफॉर्मेशन। सेकंड, small messaging services like WhatsApp, उसके ऊपर भी again information is shared. Third could be television documentaries. Fourth could be research articles. Fifth could be books. ये 4-5 चीजें हैं जिससे कि दुनिया, so information is power. Information is power. तो आज की डेट में जो मुझे लगता है कि ग्लोबल नैरेटिव में हमारा स्पेस बहुत लिमिटेड, ना तो हम एक डोमिनेंट फोर्स हैं इंटरनेट के ऊपर। आप देखिए, गूगल टुडे डोमिनेट्स द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सर्चेस। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कौन सा दूसरा सर्च इंजन यूज कर रहे हैं? चाइना ने अकलमंदी की, चाइना के अपने सर्च इंजन, दैट इज देयर स्ट्रेंथ, दैट दे हैव बीन एबल टू बिल्ड देयर ओन सर्च इंजन। अच्छा, अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप डिपेंडेंट हैं। अभी भी देखिए, अमेजॉन जैसी एक $1 ट्रिलियन कंपनी में देशों की जितनी जीडीपी होती है, कंबाइंड जीडीपी से बढ़कर उनका रेवेन्यू टर्नओवर है अमेजॉन। तो उसका काउंटर तो है चाइना ने किया। चाइना में अलीबाबा वगैरह हैं, दे आर डूइंग स्टिल वंडरफुल जॉब फॉर देयर कंट्री। हमारे यहाँ पर हमने उस लेवल पे उसको नहीं सोचा। चौथा है जी कि नैरेटिव में, दुनिया के नैरेटिव में फैलना। अब वो नैरेटिव जो है उसको फैलाने के लिए आपके पास एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। वो प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में 2 ही हैं जी, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उसमें डोमिनेशन किसका है? अब आज की डेट में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ग्लोबली डोमिनेट कर रहे हैं। 80-90% आई थिंक इनके पास मार्केट शेयर होगा। 80-90 तो 70-75 तो होगा ही ग्लोबली। हमारा कोई इसमें स्पेस है नहीं। उसके बाद आ गया जी इन दी डोमेन ऑफ टेलीविजन। अब आप देखें कि आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग फॉर लास्ट 10 years नाउ। इन द लास्ट 6-7 years तो मैंने बड़े प्रोलिफिकली इसके ऊपर बात की है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई चैनल ही नहीं है। आप देखें कि यूएस हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाउड माउथ पीसेस जो कि दुनिया देख रही है। CNN, आप उसको जैसे मर्जी कहें, अच्छा बुरा, ट्रंप उसको बुरा कहें अच्छा कहें, बट CNN की एक डेडिकेटेड व्यूअरशिप है। CNN है और यूएस में फॉक्स न्यूज है, उसकी व्यूअरशिप है। MSNBC है, NBC है, उनकी व्यूअरशिप है। कनाडा में उनका जो स्टेट टेलीविजन है CBC, उसकी अपनी एक डेडिकेटेड व्यूअरशिप है और आज वो ग्लोबल प्रेजेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, परंतु अभी बनी नहीं।
global में the biggest change which has happened was a counter to the second the first one was BBC, उसके बाद CNN आ गया। BBC आज भी आप देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। और BBC is not as holier than thou, BBC is the British mouthpiece। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड चैनल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बड़े लंबे अरसा तक उसको स्टेट सपोर्ट रही है। और स्टेट सपोर्ट के बाद वो एक अपना एक चैनल बन गया। उस जैसे स्टेट के चैनल होते हैं, भारत में दूरदर्शन है, उनका चैनल एक टाइम पे वो रहता था। तो BBC CNN के बाद अगली बड़ी रेवोल्यूशन आज से 15-20 साल में अल जजीरा ने एस्टैब्लिश कर। उसके बाद अगर आप देखें तो इवन रशिया ने RT न्यूज को उसमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए और RT न्यूज टुडे इज वन ऑफ द ग्लोबल माउथपीस। अब जर्मनी हैज वोकन अप एंड DW इज नाउ कमिंग आउट टू बी वन ऑफ द ग्लोबल माउथपीसेस। तो ये 4-5 जो सोर्सेस हैं ये डोमिनेट करेंगे, दे विल क्राउड द स्पेस। भारत तो कोई चैनल वहां पर आ नहीं पाया। तो आपके सवाल का मैंने लंबा जवाब इसलिए दिया है कि ग्लोबली इंफॉर्मेशन इज पावर, और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इन सब में मेरे ख्याल से डीपली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम वी आर एबल टू मेंटेन आवर रेजिलियंस ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल वर्ल्ड पावर। जी, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपको नज़र आता है कि इस तरफ भारत जागेगा? हमें तो यहाँ बैठे हुए नज़र नहीं आता कि भारत जाग रहा है इस तरफ। अब मैं इसके ऊपर लंबा कमेंट तो नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो जाग चुके होंगे और प्रयास कर रहे होंगे, और एविडेंस अगर उसका होगा तो ग्रेजुअली सामने आना चाहिए। बट अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी कोई इतना मेजर चीज तो हमें दिखाई नहीं दी, बट लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या, बट होना जरूर चाहिए। जी, अब आखिर में हम दो एक बातें जो हमने पीछे मैंने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो बात की, जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का दावा है कि भारत मिस्टर निज्जर के कत्ल के पीछे है, लेकिन वो कोई एविडेंसेस नहीं आए। और फिर इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा गया कि 5 आइज़ की तरफ से भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। अब ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है 5 बड़े देशों का, और बड़ा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। कनाडा भी उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, UK भी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी। और ये बहुत पुराना नेटवर्क है जो वॉर ऑन टेरर के ज़माने से शुरू हुआ है। प्राइमरीली ये फोकस थे टेररिज्म के इश्यूज़ पे, लेकिन जाहिर है ये एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो इस बॉडी में भी मैं फील करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ, सम टाइम क्या होता है कि कोई शायद इन्फॉर्मेशन सिग्नल के लेवल पे, सिग्नल इंटेल या किसी भी कोई मिलती है किसी को, तो वो फिर मतलब किसी एक देश के इंटेलिजेंस नेटवर्क को वो फिर जो कंसर्न देश होता है, जैसे कनाडा है इस केस में, उनके साथ शेयर करते हैं। और फिर उसमें हमने ये स्पेकुलेट किया कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के अपने पॉलिटिकल कंपल्शन थे, तो वो जो कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन थी उन्होंने आगे पार्लियामेंट में धकेल दी। क्योंकि हम तो अब तक यही कहेंगे कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन, बिकॉज हमारे पास तो कोई कंक्रीट एविडेंसेस नहीं आई। जैसा आपने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, और जो कनाडा के अपोजिशन लीडर हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, और मैं एक जर्नलिस्ट होने की चीज़ से भी ऐसा देखना चाहता हूँ। तो आप इस बड़े नेटवर्क की जो वर्किंग है उसको भी इसी तरह देखते हैं जिस तरह शायद मुझे दिख रही है? देखिए जी कि ये मैं अगर थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं पहले, आई थिंक योर व्यूअर्स विल बी इंटरेस्टेड कि हमारे अखबारों में और हमारे ग्लोबली अखबार में 5 आइज की बहुत जिक्र हो रही है। 5 आइज है क्या? ये 5 आइज का ओरिजिन है जी 1941 में, जब पहला अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था 1941 में, और उसके बाद एक बरूसा एग्रीमेंट हुआ था 1943। 1941 में जब अटलांटिक चार्टर सेटल हुआ था, तब उन्होंने ना टर्म्स एंड कंडीशन बना दिए थे। जो अमेरिका को अलायन कराना था, अमेरिका को वॉर ज्वाइन करवानी थी, तो अमेरिका और यूके ने एक ट्रीटी साइन की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड तो क्राउन का ही हिस्सा है ना, आई मीन ये तो दे आर अंडर द क्राउन, और कनाडा भी क्राउन का ही हिस्सा है वैसे टेक्निकली अगर देखते हैं उस हिसाब से। तो दे आर डोमिनियंस, दे आर उस वक्त तो डोमिनियंस ही थे, अब तो फिर भी दे आर ऑन देयर ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस टाइम पे तो डोमिनियंस ही थे। तो इन्होंने यूके और यूएस ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि वॉर के बाद हम ये फलानी चीजें करेंगे कि हम कोई टेरिटोरियल गेन्स नहीं करेंगे, टेरिटोरीज जो नई आएंगी तो उनको भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
हम प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे और हम फ्रीडम ऑफ ग्लोबल ट्रेड करेंगे और जो वॉर में हार भी जाते लोग हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे। तो उन्होंने ये मुआहिदा किया जिसके तहत फिर बाद में यूएस ने वॉर ज्वाइन किया। 43 में उन्होंने भरोसा एग्रीमेंट किया अंडर विच सिगिंट, जिसे कहते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगी बिटवीन द फाइव आईज। फाइव आईज आर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये पैसिफिक के ऊपर इनको ये फाइव आईज जो हैं, ये 43 के बाद इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वो आपस में सिग्नल इंटेलिजेंस भी शेयर करते थे। सिग्नल इंटेलिजेंस के अलावा वो दूसरी दो तरह की इंटेलिजेंसेस बाद में ऐड हो गई। 3 तरह की इंटेलिजेंस है, सेकंड ह्यूमन एंड द जियोस्पेशियल एंड जीएंड। तो ये तीनों ये शेयर करते थे वहां पर और इनका काफी कोऑपरेशन था। यहां तक कोऑपरेशन था कि इनकी पर्सनल डेपुटेशन थी, लोग भी एक दूसरे के यहां जाकर काम करते थे। तो इन लोगों ने जब जब कोई कंसर्टेड एक्शन लेना होता है किसी के ऊपर जिससे कि ग्लोबली एक प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो ये दे कम टुगेदर। 2021 में पहली बार बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन ने मिलकर, यूके और यूएस ने फिर से मिलकर भरोसा एग्रीमेंट और अटलांटिक चार्टर को दोबारा रिवाइव किया। आप सोचिए कि तकरीबन 70 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? आज के जमाने में ये बैठकर ये डिस्कशन हुई है, अटलांटिक चार्टर और भरोसा एग्रीमेंट को रिविजिट किया गया और इसके ऊपर डिस्कशंस हुई कि कैसे गोइंग फॉरवर्ड दुनिया शेप होनी चाहिए। और उसके तहत बहुत सारी चीजें हैं। चाइना इज ऑफ कोर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइना को कट टू साइज कैसे किया गया थ्रू फाइव आईज, उसका मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप उससे सीख सकते हैं कि इंडिया को कैसे दे कैन कट टू साइज। देखिए कि 2018 में चाइना एक राइजिंग मतलब मेजर पावर बनने का प्रयास कर रहा था और उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और उसकी कुछ कंपनियां ऐसी बड़ी कंपनियां बन गई थी through which they were able to intervene one of the most important areas of collection of signal intelligence and geospatial intelligence, and that company's name is Huawei Technology। ठीक है ना, HTC phones, और अगर आपने सुना हो तो Huawei Technology Corporation ही उनके। Huawei के एक बंदे को उन्होंने देखा कि ये कंपनी जो है ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स बनाती है, बहुत सारे डिवाइसेस बनाती है, इसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ी कंपनी है इन इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स। इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी। तो उसको कट टू साइज करने के लिए Canada accused China of doing surveillance in China through Huawei technology personnel। उनके बंदे यहाँ पर ये इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया 2018 में। जी, उनकी खातून थी, CFO थी मिस मैंग, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट जब कनाडा ने Huawei टेक्नोलॉजी के बंदों को अरेस्ट किया वैंकूवर में, उसके काउंटर में फिर चाइना ने कनाडा के 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया, वहां पर चाइना में अरेस्ट कर लिया उन्होंने। तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब देखिए ये इंसिडेंट तो हम नहीं पकड़ सकते, अब ग्लोबल उसका डैमेज देखो। उसके बाद उन्होंने वाइड स्प्रेड अटेंशन Huawei के ऊपर लगा दी कि भैया ये एक स्पाइंग कंपनी है, ये हर तरह की सर्वेलेंस में आती है और फलाना। ओवरऑल इसका प्रेशर इतना बढ़ गया कि Huawei टेक्नोलॉजी जो यूरोप में बिजनेस करती है उसका बिजनेस नीचे गया। ठीक है, दिस इज फाइन, ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं और स्ट्रेटेजिक। सो फाइव आईज came to prominence then to cut China to its size। Can Five Eyes come into a picture to cut India to its size or attempt to cut it into size to cut down some of the things that India is doing globally today to demonstrate its presence in various spheres? क्या ये हो सकता है? Is it possible? Well, I don't know, but I have just given you an example. यहाँ पे Five Eyes was into play, or Five Eyes does intelligence sharing. They have an agreement. And this agreement has been there for almost 80 odd years। 80-82 साल से ये agreement चल रहा है और उसके ऊपर दोबारा discussions 2021 में दोबारा हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े ही strategic तरीके से discussions हुई हैं। वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है। You see, some of these things are very, very strategic in nature, very strategic in nature। I don't know
कि हमने इतनी इन डेप्थ और इतने स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंक टैंक्स इन इंडिया वुड हैव स्टार्टेड टू डिग इनटू ऑन दिस इंसिडेंट। मैं तो ये सबमिट करूंगा थ्रू थ्रू आवर के इसको डिग डीप करना चाहिए और इसके ऊपर डीप थिंकिंग होनी चाहिए कि दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, दिस इज बियॉन्ड अ पॉलिटिकल गिमिक। इसकी ramifications are well beyond Trudeau's election campaign and well beyond Trudeau. Trudeau is just a pawn in the large scheme of things. These things are very big. जी, आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और बहुत जो सेंसिटिव जियो पॉलिटिक्स के इशू हैं एट वर्ल्ड स्टेज वो एट प्ले हैं इस सारे भारत कनाडा के तनाज़ा के पीछे। आप इस तरह इसको देखते हैं। तो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई ये कनाडा इंडिया रिलेशन थोड़े से रिजॉल्व होंगे, क्योंकि ये खालिस्तान के फैक्टर पे तो ये इश्यूज़ कनाडा और इंडिया के बीच 50-60 सालों से चले आ रहे हैं। तो कोई ना कोई टॉकिंग पॉइंट भी होते थे और बहरहाल चीज़ें चलती भी रहती थी, ट्रेड भी चलता था, लोग भी आते जाते थे। अब तो वो सब कुछ भी बंद हो गया है, तो उसके रेस्टोरेशन के क्या चांसेस हैं? मुझे ऐसा लगता है जी कि इस वक्त तो कनाडा अगर बैक ऑफ करना भी चाहे तो उसके बाकी जो एलाइज हैं उसे बैक ऑफ होने नहीं देंगे। ठीक है ना जी, ना वो इंटेलिजेंस दे पाएंगे और ना उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस होगी और उनके एलाइज उन्हें बैक ऑफ नहीं करने देंगे। परंतु इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है, this is not an India of 1980s, this is not an India of 1970s, this is India of 2023। यहाँ पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, इलेक्शन ईयर है, होपफुली जो अगली इलेक्शन 2024 में है उसमें भी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी। जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये सब ड्रामा अगर हो रहा है तो वो आई थिंक दैट विल फेल, बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया आर स्मार्ट इनफ। और जब वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहेगी, बिकॉज भारत में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा चेंजेस सरकार कोई भी हो ज्यादा इतने मेजर चेंजेस करने का प्रयास नहीं करेगी। और यहाँ पर भी लोग इन्वॉल्व हैं। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री, देयर इज वेल लेड आउट डॉक्ट्रिन और उस डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है। बट कमिंग टू द कंक्लूजन, हु विल लूज एंड हु विल विन, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया इज अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन। मैंने इसके बारे में काफी सोचा कि भारत और कनाडा के अगर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, पूरी सेवरेंस हो जाती है, तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान कनाडा को होगा। कनाडा को जो 10-12 बिलियन डॉलर की स्टूडेंट वीजा से जो इनकम मिल रही है, उनकी यूनिवर्सिटीज का जो लाइफ सपोर्ट है इज एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स। वो यूनिवर्सिटियों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो उनकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। भारत के जो लोग कनाडा में बसे हुए हैं, जो भारत आना चाहते हैं, उनके ऊपर असर आएगा इसका। तो नेट लॉस जो है वो कैनेडियन सिटीजन्स का है, कनाडा के लोगों का है, और ये बहुत बड़ा लॉस करवा रहे हैं। आप सोचें कि कनाडा की एक ऐसी इमेज बन जाएगी, जैसे कहते हैं ना शेर आया और कोई बाद में शेर आया नहीं। तो आप बार बार इसको झुठलाकर यू विल डेवलप एन इमेज ग्लोबली, आपकी इमेज खत्म हो जाएगी एज अ गवर्नमेंट कि अगर आप इस तरह के एलिगेशंस को बैकअप नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आपके सिटीजन्स की जो है वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी ग्लोबली। और तीसरा, यू विल क्रिएट अ डिवाइडेड सोसाइटी इन कनाडा। कनाडा के अंदर डिवीजन आने शुरू हो जाएंगे। मैं तो ये स्पेक्यूलेट करता हूं, इस तरह की फालतू स्टेटमेंट देने से आप ये बताएं कि जो कैनेडियन हिंदूज हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। आर दे नॉट वल्नरेबल एनीमोर? ऑलरेडी जगह जगह पर थ्रेट्स आ चुकी हैं। लोग यूएस से, यूके से यहाँ आकर दे आर ऑलरेडी थ्रेटनिंग कि हिंदूज को यहाँ से भगाना चाहिए। हिंदूज आर अ वेरी लार्ज कंपोनेंट ऑफ कैनेडियन सोसाइटी। कनाडा की आबादी ही 3.5 करोड़ तो आबादी है। मेरे ख्याल से उसमें 10-12 लाख 15 लाख हिंदू होंगे ऑल ओवर कनाडा। अगर हिंदूज को टारगेट किया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? वो कैनेडियन सिटीजन है। बट आई डोंट नो वेदर देयर इज अ टू टियर्ड सिटीजनशिप प्रोसेस इन कनाडा, कि भी जो हिंदू सिटीजन हैं या सिख सिटीजन हैं वो नीचे हैं और जो व्हाइट सिटीजन हैं वो ऊपर है। मुझे नहीं पता ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं है। पर
अगर वो नहीं है तो ये डिवाइडेड सोसाइटी हो जाएगी, आपस में लोग लड़ेंगे। कुछ अरसे के बाद लोगों के जो हॉस्टाइल फीलिंग्स है, मैंने पिछली बार भी एंगस रीड का एक सर्वे कोट किया था, जहां पर नियरली 50% ऑफ द कैनेडियंस, जो उन्होंने सर्वे किया, 2009 का सर्वे है, हैव हॉस्टाइल फीलिंग्स टुवर्ड मुस्लिम्स इन कनाडा, और 40-42% जो है दे हैव हॉस्टाइल फीलिंग्स टुवर्ड सिख्स, बिकॉज वो किरपान पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं या बैंगल, वो जो जिसे कड़ा कहते हैं, वो पहनते हैं। तो ये ऑलरेडी देयर आर डीप रूटेड फीलिंग्स अमंग्स पीपल। ये जब ऐसे इंसिडेंट्स अगर लाए जाएंगे तो ये और हाईलाइट हो जाएंगे, लोग रोड्स पे आएंगे, लोग एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो कनाडा में ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो नेट लॉस चाइना, ये कनाडा का इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, कनाडा का ग्लोबल रेप्यूटेशनल लॉस होने वाला है, और कनाडा की सोसाइटी डिवाइडेड होगी, जिससे कि हॉस्टिलिटी होगी लोगों के बीच में, प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। स्टिल आई होप द बेटर सेंसेस प्रिवेल, और इसके ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कनाडा अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहेगा, इस वक्त उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज शर्मा जी, आपने अपना इनसाइट एनालिसिस दिया, और एज़ यूजुअल आपके साथ हर हफ्ते बातचीत होती रहेगी, और ये इस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए हमने इस पर फिर से बात की, और देखेंगे अगले हफ्ते ये इशू कितना सेंसिटिव रहता है, कम होती है इसमें सेंसिटिविटी, या बढ़ती है, या स्टेटस को रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा की। जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये सिर्फ भारत और कनाडा के बीच में ही हमें नहीं दिख रहा, इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो चाहते हैं, ये एज ए जर्नलिस्ट हम ख़ुद देखेंगे, ख़ुद समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हमें समझ आएगी, जिस तरह की भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पे को डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ टैग टीवी की ऐप्स को आप एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पे डाउनलोड कीजिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.